स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन की, और आज बेटा हम इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। ठीक है, चाहे हमें लग जाए 2 घंटे, इस चैप्टर को आज किसी भी हालत में समाप्त करना है। हम भ्रूण पोष पढ़ेंगे, भ्रूण पढ़ेंगे, बीज पढ़ेंगे, निषेक फलन, बहुभ्रूणता, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और लास्ट में क्विज आएगा। ठीक है, यानी आज थ्योरी जो है बहुत ज्यादा होने वाली है और साथ साथ आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है दोस्त, इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आज आपको। ठीक है, यानी जब आप ये लास्ट लेक्चर देखोगे आज का, तो आपको आज ही इसी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर। ठीक है, सो पढ़ते हैं आगे बेटा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में द्विनिषेचन की। क्या हुआ था? द्विनिषेचन आपको अच्छे से समझ में आ गया था कि एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करके क्या बना दिया था? युग्मनज बना दिया था। और एक नर युग्मक ने ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करके क्या बना दिया था? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना दिया था, पीईएन। और जिस केंद्रीय कोशिका के अंदर वो बना था उसका नाम क्या था? पीईसी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके बाद किसकी? एंडोस्पर्म की, भ्रूणपोष की। लेकिन ये बात करने से पहले एक बार मैं याद दिला देता हूं क्या क्या देखा था। एक बार मैं फटाफट देखिएगा जरा जल्दी से। ये हमारा बीजांड, इसके अंदर ये हमारा भ्रूण कोश, जिसके अंदर बेटा जल्दी से देखना क्या बन चुका है? युग्मनज है। ये कौन है बेटा? ये है हमारा युग्मनज। ठीक है, और ये हमारी एक त्रिगुणित केंद्रक है, त्रिगुणित केंद्रक है। ठीक है, 6.5। और जिस कोशिका के अंदर है वो पीईसी कहला रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कौन है? युग्मनज। ये कौन था? पीईएन। और ये त्रिगुणित था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित था। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी, है ना? ये क्या कहला रहा था? भ्रूण कोश कहला रहा था। ठीक है, तो भ्रूण कोश के अंदर, और ये कोशिका क्या कहला रही थी? पीईसी। लो जी, पूरा बना दिया मैंने। ठीक है, इस चीज को मैं बाहर बनाकर वापस से दिखा दूं। ये देख, भ्रूण कोश बड़ा करके दिखा देता हूं। ये हमारा भ्रूण कोश है। लिख क्यों ना, ये तो ऑलरेडी लिख दिया। ये हमारा भ्रूण कोश है। ठीक है, ये वाला नीला वाला भ्रूण कोश, जिसके अंदर ये एक कोशिका थी जिसका नाम था पीईसी, जो पहले केंद्रीय कोशिका कहला रही थी, है ना? जिसमें एक त्रिगुणित क्या मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा था। ठीक है, 3N, जिसको हमने क्या बोला था? पेन बोला था। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था दोस्त। ठीक है, कोशिका मिल रही है जिसको हमने युग्मनज बोला है। ये वाली जो कोशिका है इसको हमने क्या बोला है? युग्मनज बोला है बेटा। ये वाली जो कोशिका है इसको हमने क्या बोला है? युग्मनज, जो द्विगुणित है। ठीक है, ये वाली कोशिका जो द्विगुणित है। एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने फिलीफॉर्म संपुट जो था वो तो आपने ऊपर दिखाया था, हमारी एनसीईआरटी में नीचे बना हुआ है ना? ये कौन सा बीजांड है? कौन सा ये बीजांड? याद करो, प्रतीप, है ना? है ना? अब थोड़ा सा इमेजिन करो, ऋतु भी था। ऐसे हो जाएगा तो वो फिलीफॉर्म संपुट नीचे नहीं आ जाएंगे तंतु रूपी समुच्चय। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां तक की बात क्लियर हो गई थी, डन। ये हमारा कौन था? युग्मनज था। अब बात आ रही है इस युग्मनज से हमें क्या बनाना है? सर भ्रूण बनाना। ये जो युग्मनज है ये आगे चलकर किस में बदलेगा? भ्रूण में बदलेगा। तो भ्रूण में बदलने के लिए पोषण चाहिए। तो पोषण कैसे मिलेगा? तो ये जो पीईसी थी जिसके अंदर ये पीईएन है, आप कई बच्चे बोलेंगे सर ये पीईसी क्या है? पीएन है, इट मींस आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है। नहीं देखा है तो गलत बात है। पीईसी पीईएन बता चुका हूं ऑलरेडी।
अब होगा क्या, हमें इस युग्मनज को पोषण देना है, तो पोषण कैसे मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसा पदार्थ बनाना पड़ेगा जो भ्रूण को बनाने के लिए पोषण प्रदान करे। युग्मनज से भ्रूण बनाना है, हाँ, इस युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। कैसे मिलेगा, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए जो पोषण चाहिए होता है और वो पदार्थ जो पोषण प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण पोष, जो एम्ब्रियो बनाने के दौरान पोषण प्रदान करेगा, एम्ब्रियो बनने के लिए पोषण प्रदान करेगा। होएगा कैसा ये एंडोस्पर्म, देखिए 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष की। जरा गौर फरमाइएगा जनाब, यहां पर जरा देखिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। केंद्रक होता है ना, केंद्रक, ये पोषण का स्रोत होता है। क्या सर, केंद्रक में पोषण होता है, नहीं है समझ में, जरा इमेजिन करिए। केंद्रक के अंदर प्रोटीन है, हाँ है, लिपिड है, हाँ है, कार्बोहाइड्रेट है, हाँ है। अब केंद्रक जो है वो पोषण का स्रोत है, केंद्रक पोषण का स्रोत है। अब इमेजिन करिए ये केंद्रक दिख रहा है आपको, हाँ। आपने कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ लिया, हाँ। मुझे एक सीधी सी बात बताना, एक कोशिका जब विभाजन करती है तो सबसे पहले उसका क्या विभाजन करता है, केंद्रक, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य, यही होता है ना, यही होता है ना दोस्त। एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक है, सबसे पहले आपने क्या देखा सर, केंद्रक का विभाजन देखा, यानी कैरियोकाइनेसिस देखा, फिर उसके बाद सर आपने साइटोकाइनेसिस देख लिया, है ना, यही होता है ना, हाँ सर, यही होता है ना। अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब अगर केंद्रक का विभाजन तो मैंने देख लिया, अब मैं साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होएगा, तो फिर उसके बाद क्या होएगा, तो उसके बाद ये 2 से 4 केंद्रक नहीं हो जाएंगे। हाँ सर, ये तो हमने पहले भी देख लिया है, 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक कोशिका में केंद्रक की संख्या नहीं बढ़ जाएगी, हाँ सर बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुकेंद्रकीय कोशिका होगी कि नहीं होगी, यस सर बहुकेंद्रकीय कोशिका होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो दोस्त यहां पर देख, ये दिख रहा है तेरे को, हाँ, इस भ्रूण कोश में, इस युग्मनज से भ्रूण बनाते दौरान ये जो पीईसी के अंदर पीईएन था, पीईसी के अंदर कौन था, पीईएन था, ये पीईएन विभाजन करेगा तो कितने केंद्रक बनेंगे सर, 2। अब हिसाब से क्या होना चाहिए था, कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो गया। 2 से कितने हो गए, 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जरा सोचिए, इस तरीके से अंदर केंद्रकों की संख्या बढ़ती जा रही है? तो ये संरचना जो होगी इसको बोला जाएगा क्या, केंद्रकीय भ्रूणकोश। देख वापस से देख, जिसको समझ में नहीं है, देख ये युग्मनज। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो युग्मनज ऊपर बना दिया आपने, इधर नीचे बनाया था। बेटा बीजांड अगर ऐसे है तो युग्मनज नीचे है, बीजांड अगर ऐसे हो गया तो युग्मनज ऊपर हो गया। देख यहां पर मेरे इस उंगली पर युग्मनज बैठा है, यहां पर है ना, ये बीजांड है, बीजांड का शरीर है, ये बीजांड द्वार वाला सिरा था, यहां पर युग्मनज बैठा है, ये यहां पर। अब ये अगर ऐसे हो जाएगा तो युग्मनज नीचे दिखेगा, यहां से दिखेगा, देख नीचे आ गया ना यहां पर। और अगर ये ऐसे होगा तो ऊपर नहीं हो जाएगा, बस वो बस ओरिएंटेशन ऊपर नीचे है, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये हमारा युग्मनज है, ओके सर। ये पीईएन था, ओके सर, याद आ रहा है, पेन युग्मनज। मैंने बोला ये पेन जो था, ये जो त्रिगुणित केंद्रक था, इसने विभाजन किया, 2 केंद्रक बना दिए, हिसाब से केंद्रक विभाजन हो गया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था सर, कोशिका द्रव्य विभाजन होना चाहिए था, नहीं हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन, लगातार केंद्र का विभाजन होता जा रहा। तो केंद्र का विभाजन होता जा रहा, तो बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई, मुक्त केंद्रक हैं या नहीं है, यस सर। और ऐसे मुक्त केंद्रक इस युग्मनज को भ्रूण बनाते हुए पोषण देंगे, तो ऐसा भ्रूण पोष क्या कहलाएगा, केंद्रकीय भ्रूण पोष। उदाहरण याद रखना, नारियल का पानी, नारियल का पानी जो होता है, ठीक है, याद रखना, नारियल का पानी जो होता है, जो हम नारियल का पानी पीते हैं ना, वो एक प्रकार का उदाहरण है किसका, भूल ना जाइएगा क्या, केंद्रकीय भ्रूणपोष का। जी हाँ, नारियल का पानी। सिंपल सटीक तरीके से याद रखो दोस्त, फिर बता देता हूं। देख ये युग्मनज है, इससे हमें क्या बनाना है, भ्रूण। युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। पोषण कहां से मिला, ये जो पेन जो थी, ये पेन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसने विभाजन किया, एक केंद्रक से 2 बने। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, जो नहीं हुआ।
सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, केंद्रक विभाजन होता जा रहा है। तो इस पीईसी के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो गए। हाँ, अब ये पीईसी क्या कहलाएगी? केंद्रकीय भ्रूण कोश, भ्रूण पोष कहलाएगी। खत्म, सिंपल सा था, डन। तो ये था पहला एक प्रकार किसका? भ्रूण पोष का। ठीक है, अब आगे जाते हैं दूसरे पर। दूसरा है कोशिकीय भ्रूण पोष। दूसरा क्या है? कोशिकीय भ्रूण पोष। इधर देखना दोस्त, ये है हमारा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश खाली जगह है जिसके अंदर ये है युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, और ये थी हमारी पीईसी जिसके अंदर ये था हमारा पीईएन। डन, यही था ना? ठीक है। इससे पहले वाले भ्रूण पोष में तुमने क्या देखा कि केंद्रक का विभाजन हुआ? हाँ सर, हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ था? कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब होता है तो कोशिका बनती है ना भाई। साइटोकाइनेसिस जब होएगा तो कोशिका बनेगी ना। यहां पर तुमने क्या देखा? क्या यहां पर साइटोकाइनेसिस हुआ? नहीं, केवल और केवल एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बढ़ गए हैं। डन। अब मैं तुमसे बहुत सीधा सा बात कह रहा हूं कि भाई साहब, हमने यहां पर केंद्रक का विभाजन करा दिया पीईसी के अंदर। ये जो पीईएन जो था, केंद्रक जो था, वो विभाजन कर गया, है ना? हिसाब से पिछले वाले भ्रूण पोष में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। अब बताओ, क्या तुमको दो कोशिका बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर। ठीक है, अब ऐसे ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 क्या बन जाएंगी? जरा दिमाग लगाइए भाई, सोचिए सोचिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं हम इसको। एक केंद्रक था, 1 से 2 बना दिए, 2 से 4 तो बनाए, लेकिन साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया है। अब आप हमें बताइएगा, आपको इस डायग्राम में क्या कोशिकाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं? यहां पर सोचिए, क्या आपको ये कोशिका नहीं दिख रही है? ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये एक कोशिका, कोशिका 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 है ना। क्यों बन गई है कोशिका? क्योंकि यहां पर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन भी हुआ है। बस इतना ही तो फर्क था दोस्त। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो कोशिका बनेगी। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो लगातार केंद्रक विभाजन होता रहेगा। तो एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्र। ऐसा वाला भ्रूणपोष क्या कहलाएगा? केंद्रकीय भ्रूणपोष। और जहां पर कोशिका बन जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिकीय भ्रूणपोष। खत्म, खल्लास। ये देखो, ये पेन था, हुआ विभाजन। ये देखिए एक रेखा दिख रही है, ये कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। आप बोलेंगे सर आपने खींच दी। ये देख, लाइट सी, थोड़ी सी लाइट दिख रही है ना। तो कोशिका द्रव्य विभाजन होएगा। ऐसे कोशिका द्रव्य विभाजन होता रहेगा तो कोशिकाएं बनती जाएंगी। ऐसा भ्रूणपोष क्या कहलाएगा? कोशिकीय भ्रूणपोष। सर जी एग्जाम्पल, तो कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल याद रखना। अभी अभी आपने नारियल का पानी पिया? हाँ सर। नारियल का पानी क्या था? नारियल का पानी क्या था? केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो नारियल की गिरी जो है, नारियल की गिरी जो होती है। अब सर ये नारियल की गिरी क्या होती है? भाई तूने नारियल अगर खाया हो, नारियल का पानी तो पीते हैं, लेकिन नारियल का कुछ भाग खाते भी तो है, सफेद भाग है, खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ खाते हैं ना। तो वो क्या कहलाती है? नारियल की गिरी, खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग जो होता है जिसको हम खाते हैं वो क्या कहलाती है? नारियल की गिरी। और वो नारियल की गिरी क्या होती है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। डन। चलिए आखिरी तीसरा है माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष।
क्या कहलाता है? माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष बोलते हैं। अब ये क्या होता है दोस्त, मैं सीधा सीधा बताऊंगा, ये देख जल्दी से देख। युग्मनज पीईसी जिसके अंदर ये केंद्रक, डन, ओके। क्या कराया सर हमने? केंद्रक विभाजन, ओके सर जी। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन भी करा दिया। ओहो हो सर, ये तो पिछले जैसा हो गया। पिछले वाले में भी केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ। मैंने कहा ठीक है, कितनी कोशिका बनी? 2। एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, ओके जी। अब इन दोनों में से एक कोशिका जो है, मान लो ये वाली क्या करती हुई तुम्हें दिखाई दे रही? जरा देखना जनाब, देखना, ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है? दिखाओ तो सही सर, अभी दिखा रहे हैं, रुको बनाने दो। चलो ऊपर वाली दिखा देते हैं। बताइए बेटा, आपको क्या पहला और दूसरा जो भ्रूणपोष आपने अभी अभी पढ़े हैं, क्या उनका मिश्रण दिखाई दे रहा है? सोचो, आपने इस कोशिका में तो केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन भी करा दिया, दिख रहा है? तो क्या बनेंगी? कोशिकाएं बन गई। लेकिन इस कोशिका में सिर्फ और सिर्फ केंद्रक विभाजन कराया तो बहुत सारे केंद्रक बन गए। समझ में आया? तो ऐसा भ्रूणपोष जो दोनों के लक्षण दिखा रहा है, किसके? केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। जरा सोचिए, ये कोशिकीय भ्रूणपोष जैसा हो गया और ये केंद्रकीय, यानी मिक्सचर नहीं हो गया, दोनों का हो गया ना। तो ऐसा भ्रूणपोष क्या कहलाता है? माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष कहलाता है। आशा करते हैं आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। इसका उदाहरण सर, इसका उदाहरण जो है वो एस्फोडेलस है। एस्फोडेलस याद रखना। कौन बेटा जी? एस्फोडेलस। ठीक है, क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के भ्रूणपोष। जल्दी से सोचिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां तक जो मैंने बताया है साफ साफ सिंपल सी बातें थी। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे जो हैं वो ये भी पूछते होंगे कि सर ये एस्फोडेलस क्या होता है? बेटा एस्फोडेलस जो होता है वो होता है कुमुदनी। अब कुमुदनी क्या होता है? लिली नाम सुना? लिली पानी में उगता है, सफेद रंग के इसके पुष्प होते हैं, बिल्कुल कमल के जैसा होता है ये। ठीक है, तो एस्फोडेलस कुमुदनी, इसमें आपका कैसा होता है? माध्यमिक यानी हेलोबियल, यानी मिक्सचर होता है किसका? कोशिकीय और केंद्रकीय भ्रूणपोष का। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 3 प्रकार के भ्रूणपोष बता दिया। अब ये भ्रूणपोष क्या देंगे दोस्त? ये इस युग्मनज को पोषण देंगे। युग्मनज किस में बदलेगा? भ्रूण में बदलेगा। खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक क्या आएगा? भ्रूण आएगा। अगला टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा? भ्रूण आएगा, यानी एम्ब्रियो। भाई हमने क्रम में चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जरा सोचिए। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में नरजनन अंग पढ़ा, पुंकेसर पढ़ लिया। परागकोश के अंदर परागकण बना दिए जिसके अंदर 2 नर युग्मक थे। ठीक है, फिर हमने स्त्री केसर पढ़ा जिसमें हमने अंडाशय के अंदर बीजांड में कहीं ना कहीं बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक अंड की बात कर ली थी। फिर हम जो नर जनन अंग से जो परागकण निकले थे, है ना, पुंकेसर से या परागकोश से जो परागकण निकले थे उसको लेकर आए थे कहां पर? वर्तिकाग्र पर। परागण पढ़ लिया था। फिर परागण के बाद में परागकण का अंकुरण देखा, पराग नलिका लेकर आई, 2 नर युग्मकों को निषेचन करा दिया। कौन सा? दोहरा निषेचन। उस दोहरे निषेचन के उत्पाद क्या बने? एक तो युग्मनज बना और एक पेन बना। पेन आगे जाकर क्या बनाया? सर भ्रूणपोष बनाया। भ्रूणपोष 3 प्रकार के बता दिए, जो क्या दे रहे हैं? पोषण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? युग्मनज को। युग्मनज क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। लो जी, तो क्रम में पूरी चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ, तो अब बारी किसकी आएगी? भ्रूण की। अब भ्रूण की बात करेंगे। अब भ्रूण जो होता है, ध्यान से सुनना, भ्रूण की बात करने वाले हैं, एम्ब्रियो की बात करने वाले हैं। युग्मनज से किसका निर्माण हो चुका है? भ्रूण का। अब हम यहाँ पर ये भ्रूण किसका देख रहे हैं? सोचिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। ये हम भ्रूण किसका देख रहे हैं? सर एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म जो होते हैं
वो बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उस आधार पर एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं। क्या 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 सर? जिनको नहीं समझ में आया भाई, एंजियोस्पर्म का मतलब पुष्पीय पादप, आवृत बीज पादप। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्विबीजपत्री और एक होते हैं एक बीजपत्री। एक होते हैं द्विबीजपत्री और एक होते हैं एक बीजपत्री। सर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर किस चीज का होता है भाई? भ्रूण का होता है। द्विबीजपत्री में जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं। अभी बताऊंगा बीजपत्र क्या होता है। भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है, और एक बीजपत्री जो होते हैं उनमें एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री और एक होते हैं एक बीजपत्री। एक होते हैं द्विबीजपत्री और एक होते हैं एक बीजपत्री। सर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर किस चीज का होता है भाई? भ्रूण का होता है। द्विबीजपत्री में जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं। अभी बताऊंगा बीजपत्र क्या होता है। भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है, और एक बीजपत्री जो होते हैं उनमें एक बीजपत्र होता है। क्या होता है? एक बीजपत्र होता है। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि मान लो ये भ्रूण है, ठीक है, ये भ्रूण था, सर ये तो अनानास जैसा लग रहा है। नहीं, ये मान लो ये भ्रूण है, इस भ्रूण में दो धागे से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एक भ्रूण था, इसमें सिर्फ आपको एक धागा दिख रहा है। ये बीजपत्र है, ये बीजपत्र हैं। दो बीजपत्र हैं किसमें? भ्रूण में। एक बीजपत्र है किसमें? भ्रूण में। ऐसे भ्रूण जिसमें एक बीजपत्र होगा एक बीजपत्री, ऐसे जिसमें दो होंगे द्विबीजपत्री। अंग्रेजी में बोलते हैं डाइकॉट, इनको बोलते हैं मोनोकॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन तो यही बनेगा सर ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई कि एंजियोस्पर्म को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक द्विबीजपत्री होते हैं कि एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री जिसमें भ्रूण में दो बीजपत्र होंगे, एक बीजपत्री जिसमें भ्रूण में एक बीजपत्र होएगा, है ना। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब दो। कॉट वर्ड किससे है? कॉटिलिडन से। कहां से आया है? कॉटिलिडन से। तो कॉटिलिडन जो होता है, यहां पर भी लिख देता हूं, कॉटिलिडन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं बीजपत्र। डाइकॉट का मतलब डाइकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन मतलब दो बीजपत्र वाला भ्रूण। सर सारी बात समझ में आ गई। ये है क्या ससुरा? ये बीजपत्र क्या है? आइए बात करते हैं बीजपत्र की, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर जो द्विबीजपत्री भ्रूण है और जो एक बीजपत्री भ्रूण है उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो चीज आप पूछ रहे थे सर ये बीजपत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। जो चीज मैं अब यहां पर डायग्रामेटिकली बना रहा हूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाली चीज है। ठीक है जी, और ठीक है जी, इसके अंदर भ्रूणकोश। अच्छा रुको, एक और चीज मैं बताना भूल गया। हाँ, ये हमारा पुष्पासन, ठीक है, ये हमारे पुंकेसर, ये हमारा दल, ये हमारे बाह्य दल। ठीक है, अब इधर देखिएगा। जैसे ही
इधर ध्यान से सुनना, जैसे ही परागकण आता है, अंकुरित होता है, पराग नलिका अंदर पहुंच जाती है, निषेचन हो जाता है, दोहरा निषेचन हो जाता है, उसके बाद में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। उसके बाद में ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं सब कुछ, ये भी खत्म, केवल और केवल क्या रह जाता है, ये अंडाशय। डन। तो क्या रह जाएगा, जरा सोचिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, बाकी ये भी खत्म, सिर्फ ये रह जाएगा। नीचे ये, ठीक है, ये रह जाएगा बस। और अंदर क्या रह गया सर जी, अंदर युग्मनज है। कौन है अंदर, ये युग्मनज, जो किस में बदल रहा है, भ्रूण में। अंदर कौन है, ये युग्मनज, जो किस में बदल रहा था, भ्रूण में। और अंदर क्या बच रहा है, इधर देखिएगा, अंदर क्या है, मान लो ये हमारा भ्रूण पोष है। कौन सा भ्रूण पोष है, इमेजिन कर सकते हैं, कोशिकीय के केंद्र की है, सोचिए क्या है, केंद्र की भ्रूण पोष। नहीं दिख रहा, चलो अब देखो कौन सा भ्रूण पोष है, दिमाग लगो सर, केंद्र की है, मुक्त केंद्र की है ना। डन, क्लियर है, ओके सर जी। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब ये संरचना क्या कहलाएगी, फल कहलाएगी, और ये संरचना अब क्या कहलाएगी, बीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, फल, और ये क्या कहलाएगी, बीज। डन, क्लियर, सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ये कौन है, फल है, और ये कौन है, बीज है। इसको मैं वापस से बना रहा हूं, इधर देखिएगा, ये है हमारा फल, ठीक है। ये कौन है इसके अंदर, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये हमारा बीज है, ये हमारा बीज है, हाँ जी। अब ये बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में। क्या कहलाएगा, क्या, बीज। और अंडाशय क्या कहलाएगा, फल। डन। अब इसके अंदर देखना, ये भ्रूण कोश था ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन था, हमारा भ्रूण कोश था। हाँ सर, इस भ्रूण कोश के अंदर ये युग्मनज से क्या बन चुका है, इधर देखिएगा, इस युग्मनज से थोड़ा सा, ये हमारा बीज है, ये हमारा बीज है, हाँ जी। अब ये बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में। क्या कहलाएगा, क्या, बीज। और अंडाशय क्या कहलाएगा, फल। डन। अब इसके अंदर देखना, ये भ्रूण कोश था ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन था, हमारा भ्रूण कोश था। हाँ सर, इस भ्रूण कोश के अंदर ये युग्मनज से क्या बन चुका है, इधर देखिएगा, इस युग्मनज से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जनाब, थोड़ा सा देखिएगा, आपको एक भ्रूण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भ्रूण। हाँ सर, भ्रूण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उस भ्रूण में आपको दो धागे लटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ये दो धागे लटकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा भ्रूण है और उसमें ये दो धागे हमारे लटक रहे थे, है ना। हमने बोला यही दो धागे जो हैं ये क्या है, बीज पत्र हैं।
क्या है? यही बीज पत्र है क्या? मुझे अब जरा बस इतना सा बताइएगा, आपको यहां से यहां क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बस इतना सा बताइए, सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपको यहां से यहां, आपको यहां से यहां थोड़ा सा अलग रंग ले लेते हैं हम यहां पर, किसका? फल का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर डायग्राम के साथ में। हाँ जी, अब बताइए आपको यहां से यहां क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बस सोचो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। यहां पर भी फल था, यहां पर भी फल है, यहां पर भी बीज था, यहां पर भी बीज है। ठीक है जी, यहां पर भी फल था, यहां पर भी बीज है, ये रहा है ना। लेकिन बीज के अंदर आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? भ्रूण का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सर। युग्मनज से भ्रूण बना है। हाँ सर। भ्रूण का निर्माण हो गया। हाँ सर, हो गया। भ्रूण का जब निर्माण हो रहा था, ये युग्मनज है दोस्त, ये युग्मनज है और ये भ्रूण है। ये युग्मनज है, ये भ्रूण है। ये क्या था सर? ये भ्रूण पोष था, जो भ्रूण बनने के दौरान पोषण देगा युग्मनज को, है ना। ये भ्रूण पोष क्या देगा? पोषण देगा। किस लिए? युग्मनज जब भ्रूण में बदल रहा है, तो युग्मनज बदला, पोषण मिला, युग्मनज बदला, पोषण मिला, युग्मनज बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, बदलता जा रहा, पोषण लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता जा रहा है। क्या खत्म होता जाएगा? भ्रूण पोषण हो गया, खत्म होता जा रहा है। खाना लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता जा रहा, एक समय ऐसा आएगा कि खाना खत्म। अब जरा सोचिए, इस बीज के अंदर, ये जो बीज जो है, इस बीज के अंदर क्या भ्रूण पोष बचा? नहीं। भ्रूण पोष बचा? नहीं। भ्रूण पोष नहीं बचा। अब सर खाना नहीं है, फिर क्या करेंगे? मान लो आपके घर पर बहुत सारा खाना था। सोचो, एक जस्ट एक इमेजिन, आपके घर पर क्या है? खाना पड़ा हुआ है ना। आप खाना खाते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि खाना खत्म हो जाएगा, फिर क्या करें? तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, अपने घर पर जब हम सब्जियां लेकर आते हैं तो एक दिन में सारी की सारी सब्जी खा लेते हैं क्या? नहीं, हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं कि कल को मान लो सब्जी मंडी नहीं खुली तो हमारे पास खाना, हमारे फ्रिज में, हमारे पास सब्जी जो हमारे फ्रिज में स्टोर है। हाँ है। तो भाई साहब, ये जो भ्रूण पोष जो था ना, इसका कुछ अंश, किसका अंश? इस भ्रूण पोष का अंश यहां पर बीज पत्र के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्या बोला हमने? भ्रूण पोष का कुछ भाग स्टोर हो जाएगा। स्टोर मतलब संचित कर लेंगे, है ना। किस रूप में? इस रूप में। किस रूप में? बीज पत्र के रूप में। तो आज के बाद याद रखना, बीज पत्र क्या था सर? बीज पत्र वो भ्रूण पोष का भाग था जो स्टोर कर लिया, भोजन जो था, भ्रूण पोष जो भोजन था उसको हमने स्टोर कर लिया है बीज पत्र के रूप में। ये होता है बीज पत्र। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज के बाद याद रखना, बीज पत्र क्या होता है? भ्रूण पोष, जो खाना था उस खाने को हम स्टोर कर लेते किस रूप में? बीज पत्र के रूप में। क्लियर? चलें आगे, सिंपल सा था। डन डना डन डन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार के भ्रूण, दो प्रकार के आपके एंजियोस्पर्म हैं। एक ऐसे भ्रूण है जो द्विबीजपत्री हैं और एक ऐसे जो एक बीजपत्री। बहुत सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर द्विबीजपत्री में क्या होगा? दो बीजपत्र होंगे, ठीक है। अब होएगा क्या? द्विबीजपत्री भ्रूण का जो विकास जो है, अब ध्यान से सुनना, एक और चीज मैं अब आपको बता देता हूं। इस चैप्टर के 3 से 4 टॉपिक जो हैं, 3 से 4 टॉपिक जो हैं, 3 से 4 टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के, वो रिपीट होते हैं। किसमें रिपीट होते हैं? 11वीं कक्षा का एक अध्याय है जिसका नाम है पुष्पी
पादपों की आकारिकी। क्या बोला हमने? 11वीं क्लास का एक चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकारिकी। वहां पर इस चैप्टर के 3 से 4 टॉपिक रिपीट होते हैं। ठीक है, तो या तो ये हो कि मैं आपको अभी बता दूं, या ये हो कि मैं आपको ये वाले जो 3 से 4 टॉपिक है उस चैप्टर में बता दूं। अगर दोनों में 2 बार पढ़ाऊंगा तो टाइम वेस्ट होएगा। देख दोस्त, सीधी सी बात है, और टाइम हमारे पास वैसे भी कम है, समझते हैं आप, है ना। 2 साल की सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है यार, 11th 12th को अगर मैं 9 महीने में या 8 महीने में कंप्लीट करूंगा तो लॉजिकली अगर सोचे तो हमको फास्ट तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। और हमें जल्दी कोर्स भी खत्म करना होगा क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। तो ऐसी रिपीटेटिव चीज जो होती है, जो 2 चैप्टर में रिपीट हो रही है, उनको हम एक चैप्टर में कवर करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अब मैं आपको द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में। ठीक है, टेंशन मत लेना क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हो। अब डायरेक्टली मैं आपसे बोलता कि दोस्त ये ना अपन वहां पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो चीज समझानी पड़ी ना आपको कि भाई ये 3 से 4 ऐसे टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर के जो उस चैप्टर में पढ़ते हैं। और सुनो एक और चीज, ये जो 3 से 4 टॉपिक हैं ये रिपीट होते किस चैप्टर में? एक तो इस चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी। जी हां, वनस्पति जगत, ये भी 11वीं कक्षा का चैप्टर है। वनस्पति जगत में जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो वहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर पता, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जब हम अंतर स्पष्ट करते हैं तो कुछ भाग इस चैप्टर का वहां पर भी आता है। जी हां, द्विनिषेचन किस में मिलता है, क्या बनता है, जिम्नोस्पर्म में कौन सा निषेचन होता है, भ्रूणपोष बनता है कि नहीं बनता है, क्या होता है, तो वो इस चैप्टर में भी आता है। पुष्पी पादपों की आकारिकी में आप फल भी पढ़ते हो, आप बीज भी पढ़ते हो। जी हां, इस चैप्टर में अगर विश्वास ना हो तो बुक खोलकर देखना। आकारिकी का मतलब ही क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब वो जो आंखों से चीज दिख रही है भाई, ये संरचना। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या? तना पढ़ेंगे, मूल पढ़ेंगे, पत्ती पढ़ेंगे, आप बीज पढ़ेंगे, आप फल पढ़ेंगे। ठीक है, और जरा कॉमन सेंस लगाओ, जब बीज पढ़ोगे तो उस बीज 2 प्रकार के नहीं मिलेंगे। एक द्विबीजपत्री बीज, यानी एक ऐसा बीज जिसके अंदर भ्रूण जो है वो कौन सा है? द्विबीजपत्री है। एक ऐसा बीज जिसके अंदर कौन सा है? एक बीजपत्री है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली चीजें रिपीट होंगी, है ना। इसलिए बेटर यह है कि टाइम को कंज्यूम करें। जो चीज नहीं पढ़नी है, मतलब नहीं न्यू पढ़नी है, वो पढ़ेंगे ना। एक ही चीज को आप 2 बार पढ़ेंगे, इससे बेटर है कि न्यू चीज पढ़े। समझ रहे? तो ये वाला जो है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये आप पढ़ेंगे किसमें? उस चैप्टर में। बस अभी एक चीज बस इतनी सी सुने कि जो एक बीजपत्री जो होते हैं, ये जो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में, ये जो द्विबीजपत्री के ये जो 2 बीज पत्र थे, एक तो ये वाला बीज पत्र है, एक ये वाला बीज पत्र है ना, 2 बीज पत्र है। ठीक है, जबकि यहां पर केवल एक बीज पत्र है। तो एक बीज पत्री में जो एक बीज पत्र होता है ना, उस एक बीज पत्र का नाम होता है, बस याद रखना, स्कूटेलम। अभी सिर्फ इतना सा याद रख लेना। बस जो चीज मेरे को, देखो पढ़ाना मेरे को है और मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आपके तरीके से नहीं। क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, ये मैं आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। आपने सिलेक्शन नहीं करवाए हैं, मैंने करवाए हैं पढ़ाकर। ठीक है, तो व्हाट इज बेटर फॉर योर फ्यूचर, आई नो वेरी वेल। ठीक है, आपके भविष्य के लिए क्या बेटर है, क्या सही है, वो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, आपका काम सिर्फ एक है, क्या? पढ़ना, चीज को समझना, रिपीट करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। बस पढ़ाना कैसे, ये मेरा काम है।
पढ़ना कैसे ये आपका काम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आप द्विबीजपत्री में, वहां पर आप पूरा बताऊंगा उस चैप्टर में, मैं तुमको उस चैप्टर में पूरा बताऊंगा कि ये युग्मनज था, फिर दो कोशिका बनती है, एक शीर्षस्थ कोशिका होती है, एक निलंबक कोशिका होती है, निलंबक कोशिका विभाजन करके एक निलंबक का निर्माण करते हैं, जिसमें आखिरी कोशिका चूषण कोशिका होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भ्रूणीय कोशिका होती है वो किसमें घुस जाती है बेटा जी, याद रखना, किसमें, बीजांडकाय में घुस जाती है, बीजांडकाय से पोषण ले लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से हृदय आकार का बनता है, फिर इस तरीके से ये देखो ये दो बीज पत्र दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास और फिर एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये दोनों टॉपिक जो है ये आप वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, इस बीज की। ये जो बीज यहां पर, हालांकि ये एनिमेशन था, ये चल नहीं रहा है अभी, ये है बीज। ऑब्वियसली बात है, अंकुरित होंगे और पादप का निर्माण करेंगे। बीज की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सिंपल तरीके से बीज जो होता है बेटा जी, बहुत सिंपल तरीके से बीज जो होता है, इस बीज में होता क्या क्या है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। बीज में क्या क्या चीजें मिलती हैं वो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्त, ध्यान से सुनना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। बीज में क्या क्या चीजें मिल रही थी, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं और मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ बीज के अंदर क्या क्या मिल रहा था। ये बीज था, यही था ना बीज, हाँ सर यही बीज है। इस बीज में तुम्हें क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, आइए मैं इसी बीज को, यही वाले बीज को आगे वाली स्लाइड में बनाने वाला, इसी बीज को देख लो एक बार देख लो। ये बीज है, ये पूरा बीज है, ये इसी बीज को मैं आगे वाली स्लाइड में बनाने वाला हूं। देखो ये हमारा फल है, ये हमारा कौन है, फल है। पहले एक बार मैं बना देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं। सर ये तो आपने बीजांड बना दिया दोस्त, बीजांड जो है बाद में क्या कहलाएगा, बीज ही तो कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा भ्रूण है, और ये द्विबीजपत्री भ्रूण बनाया मैंने यहां पर। कौन सा भ्रूण बनाया है, द्विबीजपत्री, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा और चीज को फील करना पड़ेगा। पहले तो मुझे बताओ, क्या आपको ये बीज जो है और ये फल जो है, ये समझ में आया? फल किससे बनता है, अंडाशय से, और बीज जो है वो बीजांड से बनता है, निषेचन के बाद में कहलाता है, ठीक है। अब इधर देखिए, आपको कोई चीज अधूरी लग रही है यहां पर? हाँ सर क्या अधूरी लग रही है बताओ। सर यहां पर ना कोशिकाओं का समूह था, कोई मुझे बताएगा उन कोशिकाओं के समूह को आपने क्या बोला था? सोचिए, यहां पर जो कोशिकाओं का समूह था उसको आपने, कोशिकाओं के समूह को क्या बोला था, याद करो। सर बीजांडकाय बोला था ना, हाँ सर। अधिकतम पादपों में क्या होता है, ध्यान से सुनना, अधिकतम पादपों में ये बीजांडकाय खत्म हो जाता है। कैसे? ये जो भ्रूण जो है ये खींच लेता है, ये भ्रूण जो है ये बाहर का जो बीजांडकाय है ना, इससे पोषण प्राप्त कर लेता है, बीजांडकाय को खत्म कर देता है। कौन खत्म हो जाता है, बीजांडकाय खत्म हो जाता है। ये लो, ये बीजांडकाय हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, ये बीजांडकाय खत्म जब भ्रूण का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो ये बीजांडकाय लिख देता हूं, ये बीजांडकाय पूर्ण उपयोग में आ गया, हाँ सर, पूर्ण उपयोग में आ गया, हाँ सर। खत्म कर दिया हमने किसको, बीजांडकाय को, जो बाहर मिल रहा था, भ्रूण कोश के बाहर बीजांडकाय मिल रहा था, सारा खत्म हो गया। ले लिया उससे न्यूट्रिशन किसने, एम्ब्रियो ने, भ्रूण के निर्माण में। ओके जी, अब आगे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहे हैं क्योंकि यहां से नीट में प्रश्न पूछा गया है। चुकंदर खाया आपने, बीट रूट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर। चुकंदर और काली मिर्च याद रखना, दो उदाहरण दे रखे हमारी एनसीईआरटी में, दो सफिशिएंट है।
इनमें ये जो बीजांड काय है थोड़ा बहुत बच जाता है। ये देखो, बीजांड काय बच गया, यानी थोड़ा बहुत बच जाता है, उसके कुछ अवशेष बच जाते, थोड़ा बहुत बीजांड काय बच जाता है। बीज में बीजांड काय बच जाता है, यानी पूरा उपयोग में नहीं लिया, पूरा उपयोग में नहीं लिया, बीजांड काय बच गया। तो वो जो बचा हुआ बीजांड काय जो होता है ना, वो जो बीजांड काय जो यहां पर बच गया है, ये बीजांड काय जो बच गया है, बचा हुआ बीजांड काय कहलाता है परिभ्रूण पोष। परिभ्रूण पोष अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा, याद रखना, पेरिस्पर्म। ठीक है, और ये प्रश्न बनता है किसमें, नीट में बनता है बहुत फेमसली। परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म क्या था, बीजांड काय जो बच गया है अंदर। वैसे सभी पादपों में, मैक्सिमम पादपों में पूर्ण उपयोग में ले लिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है। किसको, बीजांड काय को चूस लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये भ्रूण सारा का सारा, देखो इस भ्रूण के निर्माण में सारी चीजें खत्म नहीं होती जा रही है। सोचो, अंदर सहायक कोशिका नष्ट हो गई है, प्रतिमुखी कोशिका नष्ट हो गई है, भ्रूण पोष से भी पोषण ले लिया, बाहर बीजांड काय से भी पोषण ले लिया। बड़ा भूखा इंसान है यार ये भ्रूण, ऑब्वियस सी बात है। पूरा पादप बनाने वाले तो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो याद रखना, चुकंदर और काली मिर्च में भूल ना जाइएगा, क्या बच जाता है बेटा, बीजांड काय बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूण पोष बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। डन, चल, सिंपल सी बात थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। यहां पर चलें अब एक बीज के अंदर मिल क्या रहा है। अब इस बीज की संरचना को अगर आप देखोगे तो इस बीज के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। सोचिए, इस बीज के अंदर आपको क्या बीज आवरण दिखाई दे रहा है? सोचिए, क्या आपको बीज का आवरण दिखाई दे रहा है? ये देख, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये भी तो है। दो थे ना, याद कर, ये क्या थे, अध्यावरण थे ना? हाँ सर, ये अध्यावरण किससे बने हैं? यही अध्यावरण अब क्या कहलाएंगे, बीज आवरण कहलाएंगे। तो याद रखना, बीज में जो बीज आवरण जो होता है, बीज में जो बीज आवरण जो होता है वो किससे बना है? सर्वो अध्यावरण से बना है। यानी अध्यावरण आगे चलकर किसका निर्माण करता है? बीज आवरण का निर्माण करता है। सिंपल सा था। अध्यावरण आगे चलकर किसका निर्माण करता है? सर, अध्यावरण जो है, ये जो अध्यावरण है, ये आगे चलकर किसका निर्माण करता है? बीज आवरण का। मैंने कहा ओके, डन, क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखना, कुछ समय बाद ये जो भ्रूण, कुछ समय बाद ध्यान से देखिएगा, भ्रूण भी दिख रहा है, भ्रूण पोष ले लिया, सारा का सारा उपयोग में ले लिया। हाँ ठीक है, ले लिया, ओके सर। अब इधर देखिएगा ध्यान से, बीजांड का इनमें बच जाता है, बाकियों में नष्ट हो जाता है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, बीज आवरण है, बीज आवरण के अंदर बीज में और कौन है? ये तो बीज आवरण हो गया। फिर उसके बाद सर ये बीजांड का, ठीक है, वो तो सिर्फ इनमें बचा हुआ है, मैक्सिमम में तो होता नहीं है। फिर भ्रूण कोश के अंदर कौन है? सर भ्रूण, और क्या था? भ्रूण पोष था। यही तो चीज है ना? हाँ सर, यही तो चीज मिल रही है किसमें? बीज में। तो एक वर्ड है जो पहले पूछा जाता था नीट में, ठीक है, और ये वर्ड कभी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ये वर्ड में मिल जाएगा आपको, कर्नल। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कर्नल क्या होता है बीज में? तो याद रखना, सीधा लिख रहा हूं मैं, बीज आवरण के अंदर मिलने वाला
संपूर्ण बीज का भाग कर्नल कहलाता है। अब जिनको ये पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया तो भाई इससे सिंपल हिंदी और मैं क्या लिखता, देख ये बीज आवरण दिख रहे हैं तेरे को ये बीज आवरण दिख रहे हैं दोस्त। एक ये बीज आवरण अंदर वाला बीज आवरण दिख रहा है, हाँ सर। एक बाहर वाला बीज आवरण, बाहर वाला है, एक बाहर वाला बीज आवरण, एक अंदर वाला बीज आवरण। इन बीज आवरण के अंदर जो भी चीज मिलेगी वो सारी की सारी क्या कहला रही है, कर्नल। याद रखना, भूल ना जाना, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन ये कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। आगे परिभ्रूण पोष मैंने आपको बता दिया, याद रखना परिभ्रूण पोष, भूल ना जाइएगा परिभ्रूण पोष क्या होता है, ठीक है। चलें आगे। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो बीज जो होते हैं बेटा जी, ये बीज भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो बीज जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब भ्रूण के आधार पर नहीं, भ्रूण के आधार पर नहीं, भ्रूण के आधार पर कितने प्रकार के, दो, एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज। भ्रूण के आधार पर कि भैया भ्रूण में अगर दो बीज पत्र होंगे तो द्विबीजपत्री भ्रूण जिस बीज में मिलेगा वो बीज क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री बीज। और भ्रूण में अगर एक बीज पत्र होएगा तो वो भ्रूण किस में मिलेगा, बीज में, तो वो बीज क्या कहलाएगा, एक बीजपत्री बीज, ठीक है सर। अब मैं यहां पर भ्रूण के आधार पर बीज नहीं देख रहा, मैं यहां पर भ्रूण पोष के आधार पर देख रहा हूं, भ्रूण पोष के आधार पर। अब मैंने बोला अगर भ्रूण पोष सारा खा लिया, भ्रूण कोश सारा खा लिया और खाकर उसका कुछ अंश बीज पत्र में रूप में एकत्रित कर लिया, तो अब आप मुझे बताएं, देखकर मुझे बताना, यहां पर इस बीज को देखो, देखो इस बीज को, इस बीज में क्या आपको भ्रूण पोष दिख रहा है? देखो यहां पर, क्या तुमको यहां पर भ्रूण पोष दिख रहा है? नहीं ना, सारा ले लिया, हाँ ले लिया। लेने के बाद उसका कुछ भाग यहां पर स्टोर भी कर दिया है, किस रूप में, बीज पत्र के रूप में। यहां तो खत्म हो गया ना, यहां तो खत्म हो गया ना, हाँ सर यहां तो खत्म हो गया, यहां तो खत्म हो गया, यहां पर तो नहीं है ना, हाँ सर यहां पर नहीं है। तो अब जरा सोचिए, जब यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो ऐसा बीज जहां पर भ्रूण पोष नहीं दिख रहा, भ्रूण पोष यहां पर था ना, यहां पर था ना, भ्रूण पोष था ना। अरे बंधु ये पीछे देख, अरे देख मेरे भाई, ये देख, ये देख, ये भ्रूण पोष दिख रहा है, ये भ्रूण पोष सारा का सारा खा लिया, सारा का सारा खत्म हो गया, यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर दिख रहा है तेरे को, नहीं दिख रहा ना, भ्रूण पोष दिख रहा है हरा हरा, यहां पर जो मैंने बनाया नहीं दिख रहा ना, क्योंकि सारा ले लिया, कंज्यूम कर लिया। हाँ उसका कुछ भाग जो है एक दूसरी संरचना के रूप में स्टोर कर लिया, भ्रूण पोष तो नहीं दिख रहा ना। तो ऐसा बीज जो होएगा जिसमें भ्रूण पोष नहीं दिख रहा, ऐसा बीज जिसमें भ्रूण पोष नहीं दिख रहा, इनको हम बोलते हैं अभ्रूण पोषी बीज, अभ्रूण पोषी बीज। इसको गैर एल्ब्यूमिनस बीज भी बोला जाता है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज भी बोला जाता है। तो याद रखना इनको, अभ्रूण पोषी बीज, गैर एल्ब्यूमिनस बीज बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोल दिया जाता है इनको, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इधर देख, अब दूसरी कंडीशन है, इधर देख, अब देख यहां पर भ्रूण पोष खाया था, खा रहे थे, उस भ्रूण पोष का कुछ भाग हमने स्टोर भी कर लिया बीज पत्र के रूप में, लेकिन अभी भी भ्रूण पोष रह गया। यानी भाई देख, सीधी सी बात है, देख बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं।
पहली कंडीशन में एक ढाबे में गया, उस ढाबे में मेरे सामने खाना रख दिया, ठीक है। अब उस खाने में 5 रोटियां रखी और सब्जी रखी, ठीक है। मैंने 4 रोटियां खा ली, सब्जी खा ली और 1 रोटी अपनी जेब में डाल ली। मेरे सामने से सारा खाना खत्म। वेटर आएगा, देखेगा कि भैया इसने तो सारा खाना खा लिया, खाना है ही नहीं सामने। हाँ सर, खाना नहीं था, खाना नहीं है, खाना खत्म हो गया। हाँ सर, खत्म हो गया। लेकिन मैंने उस खाने का कुछ भाग स्टोर कर लिया था। हाँ, बीज पत्र के रूप में कर लिया, मेरे जेब में डाल लिया। हाँ सर, ठीक है। अब इधर देखो, दूसरी कंडीशन, मैंने बोला वेटर आया, सामने रखी 5 रोटी और सब्जी रख दी। अब मैंने ना खाना खाया, उसमें मैंने सब्जी पूरी खा ली। 5 रोटी में से, ध्यान से सुनना, 5 रोटी में से 1 रोटी मैंने अपनी जेब में रख ली, बीज पत्र हो गया, खाना स्टोर कर लिया। 3 रोटी मैंने खा ली, लेकिन 1 रोटी अभी भी थाली में बच रही है। तो वेटर जब देखेगा तो क्या बोलेगा? खाना बच गया, लेकिन उस खाने का थोड़ा सा भाग मैंने स्टोर भी कर लिया। यानी यहां पर अब की बार बीज भ्रूणपोष है। हाँ सर, भ्रूणपोष हैगा, बीज पत्र भी हैगा, बीज पत्र भी है, भ्रूणपोष भी बच गया। तो जरा सोचिए, जिसमें खाना भ्रूणपोष पूरा उपयोग नहीं आया, बच गया, बहुत सारा था, है, उसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण पोषी बीज, एल्ब्यूमिनस बीज, एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है जी। तो मीनिंग तो समझ में आ गया है आपको। अब बात आ रही है, सर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, अभ्रूणपोषी बीज जो होते हैं ये ज्यादातर किसमें मिलते हैं? द्विबीजपत्री। ज्यादातर ये किसमें मिलते हैं? द्विबीजपत्री में मिलते हैं। ज्यादातर इनमें बीज पत्र कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री में मिलते हैं ये, ठीक है। ज्यादातर ये किसमें मिलते हैं? द्विबीज, जैसे चना, मटर, सेम, मूंगफली। लिख दूं? चना, मटर, सेम, मूंगफली। और पत्ते की बात आपको बताऊं, ये जो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये वहां पर भी पढ़ाऊंगा, पुष्प पादपों के आकार की चैप्टर में भी आएगा ये, ठीक है। ये चारों उदाहरण अपने दिमाग के किसी कोने में स्टोर कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। उदाहरण हमने बोला ज्यादातर अभ्रूणपोषी किसमें होते हैं? द्विबीजपत्री में होते हैं। यानी इधर देख, ये दिख रहा है, द्विबीजपत्री दिख रहा है, और इस द्विबीजपत्री में ये कंडीशन है, इस द्विबीजपत्री में ये कंडीशन है। अब मुझे बताइए बीज कैसा है? द्विबीजपत्री है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जरा देख, इमेजिन कर, तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? इस भ्रूण में 2 बीज पत्र नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर, 2 बीज पत्र दिख रहे हैं, तो द्विबीजपत्री है। हाँ सर। और इसमें भ्रूणपोष दिख रहा है? नहीं दिख रहा। डन, क्लियर, चले आगे। लेकिन अपवाद याद रखना है आपने कि एक बीजपत्री, अपवाद याद रखना है आपने। अपवाद क्या? अरंड। अरंड कौन है बेटा? अरंडी का तेल आता है, कैस्टर ऑयल बोलते हैं उसको, अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल बोलते हैं, है ना। और बहुत ही अच्छा होता है हड्डियों के लिए अरंड, ठीक है। ऑयल बनता है, इसका तेल होता है। सो अरंड जो है तो एक बीजपत्री, लेकिन अभ्रूणपोषी है। क्या सर समझ नहीं आया? देख भाई, ये मैक्सिमम किस में मिल रहा है? द्विबीजपत्री में, लेकिन ये अपवाद स्वरूप एक बीजपत्री में भी मिल रहा है। कौन से एक बीजपत्री में? सर अरंड में मिल रहा है, अरंड में। डन। अब ये ज्यादातर किस में मिलते हैं? सर ये मैक्सिमम
किसमें मिलते हैं? एक बीज पत्री में। ये मैक्सिमम किस में मिलते हैं सर? ये अधिकतर किस में मिलते हैं? एक बीज पत्री में। चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। लो जी एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा। ठीक है जी, सफिशिएंट है। ठीक है, नारियल, नारियल भी लिख देता हूं, नारियल भी लिख देता हूं भाई सब, नारियल। ठीक है, तो चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा। बाजरे कर दिया है, ये बाजरा है ये। बाजरा और गेहूं। ठीक है, सो ये उदाहरण मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, याद रखना है। अब जैसे ये मैक्सिमम किस में मिल रहे थे, अब इसको मैं अगर दिखाऊंगा तो ऐसे ही तो दिखाऊंगा। ये देख, ये दिख रहा है। अब इधर देख, देख ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पूरा ही मिट जाता है यार ये। दूसरी वाली कंडीशन को दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो, ये भ्रूण है और इस भ्रूण में तुमको कितने बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं? सर एक दिख रहा है ये वाला, और ये भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष। अब तुम हमको बताओ ना भाई, ये यहां से बीजांड का हटा देता हूं अभी। तुम हमको बताओ भाई, तुमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सर बीज है, बीज के 2 अध्यावरण हैं, बीज के अंदर भ्रूण है, कैसा है? एक बीज पत्री। बीज क्या कहलाएगा? एक बीज पत्री कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ सर, क्योंकि भ्रूण कैसा है? एक बीज पत्री है, और साथ साथ भ्रूण पोष बच रहा है। तो ऐसे बीज को मैं क्या बोलूंगा? भ्रूण पोषी बीज बोलूंगा, जो किसमें मिल रहा है? एक बीज पत्री में, लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप ये एक द्विबीज पत्री में भी मिलता है। अपवाद स्वरूप ये एक द्विबीज पत्री में भी मिलता है, और वो द्विबीज पत्री कौन है? आर्किड। वो द्विबीज पत्री जो है कौन है? आर्किड। यानी मैक्सिमम ऐसे बीज किसमें मिलते हैं? एक बीज पत्री में मिलते हैं, लेकिन अपवाद याद रखना, आर्किड जो द्विबीज पत्री है उसमें भी ऐसा मिलता है। ये वाले मैक्सिमम किसमें मिलते हैं? द्विबीज पत्री में मिलते हैं, लेकिन अपवाद याद रखना, अरंड यानी कैस्टर, इसमें ये मिलता है। ये द्विबीज, ये आपका एक बीज पत्री है। ये हमारे 2 प्रकार के क्या हो गए बेटा जी? आपके बीज हो गए हैं। किस आधार पर? भ्रूण पोष के आधार पर। डन, क्लियर है? चले, अब ये जो बीज जो होते हैं बेटा, इनकी बीज की भी जीवन क्षमता होती है। बीज की क्या होती है? जीवन क्षमता। और बीज की जीवन क्षमता का मतलब कि सुनना समझना, ये वाला टॉपिक है बीज प्रसुप्ति, सीड डोरमेंसी। ध्यान से सुनना, क्या मतलब है? मैंने बोला मैं एक पेड़ हूं और इस पेड़ पर ये लगा हुआ, मेरे इस हाथ पे है पुष्प। डन? इस पुष्प में परागण हो गया, निषेचन हो गया, पुष्प खत्म हो गया, केवल क्या रहेगा? फल रहेगा। यानी मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं और मेरे ऊपर फल लगे हुए हैं। डन? फल के अंदर क्या है? बीज है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक पेड़, उस पेड़ पे लगे हुए हैं फल, फल के अंदर है बीज, और वो बीज वहीं पर ही फल के अंदर अंकुरित होकर एक नया पेड़ बना दिया? देखा है कभी ऐसा? एक पेड़ पर लगे हुए फल के अंदर बीज अंकुरित होके नया पेड़ बना दिया, फिर उस नए पेड़ पर फिर और फल लगे हुए हैं, उन फल के अंदर बीज अंकुरित होकर नया फल लगा दिया। ऐसा होता है? नहीं। तो याद रखना, जब बीज बन जाता है ना, तो बनने के बाद, बीज निर्माण के बाद में, बीज निर्माण के बाद क्या होता है? बीज में जल कम हो जाता है।
क्या हो जाता है, बीज में जल कम हो जाता है। और जब जल कम हो जाता है तो जल ही जीवन है, जानते हैं आप, बिना जल के जीवन पॉसिबल नहीं। जब जल कम हो जाता है तो हिसाब से बीज खत्म हो जाना चाहिए, नहीं। एक बीज के अंदर जो भ्रूण है वो एक निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। याद कर, तुमने कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक G0 अवस्था आई थी, निष्क्रिय अवस्था, सुप्त अवस्था, क्विसेंट अवस्था बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, याद आ रहा है। यानी एक बीज की कोशिकाएं G0 अवस्था में चली जाती हैं जब जल कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति बोलते हैं। जरा दिमाग लगाइए, आप किसी सभी के घर में किचन है, हाँ सर किचन है ना, रसोई है, उस रसोई में तुम्हारे पास दालें रखी हैं, चावल रखा है, तुम्हारे पास गेहूं होता है, चलो आटा बना लेते हैं, अरे दाल है, मूंग, मोठ, चना है कि नहीं है, ये क्या है, ये बीज है। इन्हीं बीज को जरा सोच, अगर अंकुरित करूंगा तो इन्हीं बीज से पेड़ नहीं बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तुम्हारी रसोई में ये अपने आप अंकुरित होकर पेड़ बन जाते हैं क्या, नहीं ना। यानी वो तुम्हारे बीज एक निष्क्रिय अवस्था में है कि नहीं है ना। क्यों है निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि जल कम हो गया है, जल कम हो गया उसमें। तो बीज कौन सी अवस्था में चला जाता है, प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। इस बीज को जब तुम बोते हो, जमीन में डालते हो, पानी देते हो, तो अंकुरित नहीं हो जाता। यस सर, डन। तो बीज की जीवन क्षमता अलग अलग बीज की अलग अलग होती है। जैसे मैं तुमको बता देता हूं, एक बीज है जो 10,000 साल बाद अंकुरित हुआ था। ध्यान से सुनना, एक बीज ल्यूपाइन का बीज है बेटा, नाम याद रखना, ल्यूपाइन एक बीज है, याद रखना। ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस, ये पादप का नाम है, ल्यूपिनस आर्कटिकस इसका बीज है ये, है ना। और ये बीज 10,000 साल बाद अंकुरित हुआ है, 10,000 साल बाद अंकुरित हुआ है। कितने साल बाद, 10,000 साल बाद क्या हुआ है, अंकुरित हुआ है। कहां पर, एक जगह है आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा वहां पर, ठीक है। तो आर्कटिक टुंड्रा जगह है, वहां पर 10,000 साल बाद 10,000 साल बाद ल्यूपाइन का बीज अंकुरित हुआ है। सोच रहे हैं 10,000 साल तक वो कौन सी अवस्था में था, निष्क्रिय अवस्था में था। यानी उसकी जीवन क्षमता देख रहे, इतने साल तक वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहा, 10,000 साल बाद जाकर जिंदा हुआ, ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार एक और बीज हमें अभी अभी मिला है, हमारी बुक बोलती है, एक और बीज हमें मिला है, कौन सा, फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा, फोइनिक्स शायद उसका नाम फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा है, डेक्टिलीफेरा, फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा। थोड़ा सा मेरी हिंदी की थोड़ी सी ये मात्राओं की हो सकता है गलती हो जाए, तो उसके लिए हमको माफ करिएगा। फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा है, ठीक है। फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा ये एक पादप है जिसका बीज 2,000 साल बाद अंकुरित हुआ है। हमारी बुक बोल रही है 2000 साल बाद अंकुरित हुआ है, ये इस पादप का बीज 2000 साल बाद अंकुरित हुआ है, ठीक है। और कहां पर ये मिला है ये बीज, ये एक राजा था, राजा हेरोल्ड, राजा हेरोल्ड का जो राज्य था ना, राजा हेरोल्ड का जो राज्य था, जो मृत सागर के पास है, मृत सागर, उसके राज्य में, उसकी जमीन में, ठीक है, उसके महल में, जो मतलब उसका जो राज्य जो था वहां पर मिला है ये।
अब आप बोलेंगे सर समझ में, तेरे को ये नाम समझ में आ रहा है, ये एक पादप का नाम है। उसका 2000 साल बाद बीज अंकुरित हुआ, यानी 2000 साल तक वो सुप्त अवस्था में था। ठीक है, ये चीज समझ में नहीं आएगी सर ये मृत सागर क्या है? एक ऐसा सागर जहां पर कोई जीव जो है वो डूब नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर लवणता बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर आप सिर्फ तैर सकते हो, अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और वहां पर कोई जिंदा भी नहीं है। मृत सागर क्यों बोलते हैं सर फिर इसको? क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हो तो वहां पर उस पानी के अंदर एक भी जीव नहीं है, इनफैक्ट जीवाणु तक नहीं है वहां पर। समझ में आया? तो एक ऐसा सागर जिसमें कोई भी जीव नहीं है, मृत सागर इसलिए बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें लवणता इतनी ज्यादा है कि कोई भी जीव वहां पर जिंदा नहीं रह सकता है। अब ये मृत सागर के पास एक राज्य था, एक किंगडम था, किसका? राजा हेरोल्ड। अब ये राजा हेरोल्ड कौन है? आपने ईसा मसीह नाम सुना है ना? ईसा मसीह, क्रिश्चियन जिनको पूजते हैं, आपने देखा होगा, कभी ना कभी सुना होगा, वो जो ईसा मसीह को वो लटकाया था, उनको बांध दिया था, उनको मतलब वो लगा दी थी, कीलें लगा दी थी, याद है? वो किन्होंने लगाई थी? इन्हीं राजा ने लगाई थी। यही वो राजा है, राजा हेरोल्ड। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं का जो राज्य जो है वहां पर 2000 साल बाद अंकुरित हुआ है कौन? इसका बीज, फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा का। डन। तो ये हमने कुछ बातें करी हैं किसके बारे में? बीज के बारे में। डन। अब इसके बाद आता है बेटा जी, किसकी बात करते हैं हम? फल की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया ये जो फल है इसको भी हम पढ़ेंगे किसमें? पुष्पी पादपों की आकारिकी। क्यों सर जी? क्योंकि उस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे? मूल, तना और पर्ण, पत्ती, फल, बीज, सब कुछ वहां पर आएगा। ठीक है, तो फल आप जानते हैं, इतना तो समझ में आता ना, फल किससे बना है? अंडाशय जो है आगे चलकर किसका निर्माण करता है? सर फल का निर्माण करता है। ये फल का निर्माण किसने करा है? सर अंडाशय जो है आगे चलकर किसका निर्माण करता है? फल का। लेकिन अंडाशय के अलावा अगर कोई और भाग भी सम्मिलित हो फल के निर्माण में, तो ऐसे फलों को क्या बोला जाता है? याद रखना, आभासी, आभासी फल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि भैया अगर सिर्फ अंडाशय अगर फल का निर्माण करेगा तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे? सत्य या यथार्थ फल कहलाते हैं। ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है अंग्रेजी में। मतलब सिर्फ अंडाशय, देखो ये आपको क्या दिख रहा है? ये अंडाशय दिख रहा है। सिर्फ अंडाशय आगे चलकर अगर फल बनाएगा तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे? सिर्फ इससे फल बनेगा तो ऐसा फल क्या कहलाएगा? सत्य यथार्थ फल, ट्रू फ्रूट्स। जो आप फ्रूट आप खाते हैं नॉर्मली, आपका केला हो गया, आपका संतरा हो गया, है ना, ये जितने भी फल, आम हो गया, आपका तरबूज हो गया, ये क्या है बेटा जी? आपके सत्य फल है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला आभासी फल, ऐसे फल जिनमें अंडाशय के साथ साथ और भी भाग सम्मिलित हो जाते हैं। अब जैसे देखना, यहां पर देखना, मैंने बोला ये देख दिख रहा है? मैंने बोला देख यहां पर फल कौन बना रहा है? ये देख, क्या दिखा तुम्हें? सर ये कौन था? ये पुष्पासन है। पुष्पासन भी सम्मिलित हो गया क्या बनाने के लिए? फल बना। यानी अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन ने भी क्या बना दिया? फल का भाग बन गया। यानी ऐसे फल जिनमें अंडाशय के साथ साथ पुष्प के दूसरे भाग भी सम्मिलित होते हैं फल बनाने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं आभासी फल। दो उदाहरण सिंपल से याद रखना, स्ट्रॉबेरी और सेब। सिंपल, स्ट्रॉबेरी, सेब। डन, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था ये फल। अब इसके बाद एक वर्ड आता है क्या? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। आपको फल कैसा दिख रहा है? सर ये बीज रहित फल हमको दिखाई दे रहा है। कैसा फल दिखाई दे रहा है तुमको? ये सर ये बीज रहित है। सिंपल सी बात है। अनिषेक फलन का मतलब क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। मैंने बोला बीज रहित फल, बीज रहित फल। अब सुनना बेटा, अब अगले 10 से 15 या 20 मिनट का जो लेक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो आराम से सुनना, कहीं दिक्कत खड़ी ना हो जाए आपको, क्योंकि अगले 20 से 25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
अनिषेक फल का मतलब है बीज रहित फल। अब इधर देखना, ये मान लो हमारा स्त्री केसर था, ये हमारा बीजांड है, उसके अंदर ये भ्रूणकोश, ठीक है। देख, मैंने बोला परागकण आया, आ गया, परागकण आया, आकर अंकुरित नहीं हो पाया। क्या 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 क्या? परागकण आया लेकिन आकर अंकुरित नहीं हो पाया। जरा दिमाग लगा, अगर अंकुरित नहीं होगा तो अंदर क्या नहीं पहुंचेगी? पराग नलिका नहीं पहुंचेगी। पराग नलिका अंदर नहीं पहुंचेगी, निषेचन नहीं होगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर निषेचन नहीं होगा, निषेचन अंदर अगर नहीं होगा, निषेचन, भाई निषेचन क्यों नहीं होगा? देख, परागकण आया, अंकुरित नहीं हुआ। जब ये परागकण अंकुरित नहीं हुआ तो क्या नहीं बनी? पराग नलिका। पराग नलिका नहीं पहुंची, क्या नहीं लेकर गई? नर युग्मक। नर युग्मक जब अंदर नहीं गए तो सीधी सी बात है निषेचन नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, हासन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं हुआ तो क्या अंदर युग्मनज बनेगा? नहीं, युग्मनज नहीं बना, इट मींस भ्रूण भी नहीं बनेगा। भ्रूण नहीं बना तो ये जो बीजांड है ये खत्म नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो निषेचन जब नहीं होगा तो बीज भी नहीं बनेगा। जब निषेचन नहीं होगा तो बीज भी नहीं बनेगा। खत्म, खल्लास, डन। लेकिन इस परागकण के टच करने से, क्या बोला मैंने? इस परागकण के टच करने से कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए। किसमें? इस अंडाशय में। क्या? परागकण के टच करने से कुछ परिवर्तन हुए। किसमें? अंडाशय में। और ये अंडाशय जो है ये बदल गया। किसमें दोस्त? फल में। अब आप मुझे बताइए, अंडाशय तो किसमें बदल गया सर जी? फल में बदल गया। लेकिन उस फल में बीजांड नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज नहीं है। क्यों नहीं है बीज? क्योंकि बीजांड नहीं, बीजांड खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि निषेचन नहीं है। बताओ, सीधी सी बात है। ऐसे फल क्या कहलाएंगे? अनिषेक फल कहलाएंगे, जिसमें फल तो है लेकिन बीज नहीं है। क्यों? क्योंकि निषेचन नहीं हुआ। डन, सिंपल सा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। उदाहरण आप देख सकते हैं बेटा, ये आपका तरबूज है, इसका उदाहरण इसका उदाहरण आप याद रखना। इसका एक और उदाहरण बेटा आपका केला भी है, अंगूर भी होता है, ठीक है, जिनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, अंगूर भी कई अलग अलग वैरायटी के होते हैं। आपने देखा होगा, हरे देखे होंगे, काले देखे होंगे। काले वाले में मिलते हैं, हरे वाले में नहीं मिलते हैं, क्योंकि हरे वाले से आगे क्या बनती है? किशमिश बनती है। काले वाले से मुनक्का बनता है, मुनक्के में बीज होता है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केला याद रख सकता है, अंगूर याद रख सकता है, तरबूज भी है, नींबू भी बन जाते हैं। कैसे? बिना बीज के। ठीक है, तो ये था अनिषेक फलन। अब इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टॉपिक है जो सबसे कंफ्यूजिंग है, जिसका नाम है असंग जनन। अब ये है लास्ट और आखिरी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। बाकी कोई भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हाँ जी, असंग जनन क्या होता है? सबसे पहले इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक ने करी, जिसका नाम है विंकलर। क्या? इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक ने करी, जिसका नाम क्या है? विंकलर। अब उन्होंने बताया कि भैया असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या बोला उन्होंने? असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की मिमिक्री अनुरूप दर्शाता है। क्या सर जी? मैंने कहा आइए समझते हैं। देख, मैंने कहा दोस्त यहां पर देख, जरा फोकस कर। मैंने बोला ये देख, दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ सर दिखाई दे रहा है। क्या है ये? सर ये हमारा स्त्री केसर है। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर कौन? ये सर बीजांड। मैंने कहा ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। ओके सर। कौन आया? इधर देख सर, आया। कौन आया? परागकण। टच किया,
क्या किया? परागकण ने टच किया। किसने टच कर दिया? परागकण ने टच कर दिया। अब जरा सोचे, टच कर दिया लेकिन अंकुरित नहीं हुआ। हा, ये तो सर पीछे जैसी वाली चीज हो गई है। परागकण आया, टच किया, टच करने से अंडाशय जो है फल में बदल गया था, लेकिन निषेचन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि परागनलिका नहीं। सर ये भी तो सेम टू सेम चीज है। परागकण आया, मैंने कहा आया, परागनलिका निकली, यानी परागकण अंकुरित हुआ नहीं, परागकण अंकुरित नहीं हुआ, परागनलिका नहीं निकली, परागनलिका नहीं निकली यानी निषेचन नहीं हुआ। यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, और यहां पर ये अंडाशय जो है ये बदल गया किसमें? फल में। सब सेम टू सेम हो गया। यहां पर भी निषेचन नहीं है, मैंने कहा। यहां पर भी निषेचन नहीं, मैंने कहा। यहां पर भी अंडाशय फल में बदल रहा है, मैंने कहा। यहां पर भी अंडाशय फल में बदल रहा है, मैंने कहा। सर यहां पर जब निषेचन नहीं हुआ, अंदर नहीं गया कौन? परागनलिका। नर युग्मक जब नहीं जुड़े मादा युग्मक से, निषेचन नहीं हुआ, युग्मनज नहीं बना, भ्रूण नहीं बना, तो बीज नहीं बनेगा, मैंने कहा। लेकिन यहां पर सर ससुरा एक चीज ऐसी हो गई कि निषेचन तो नहीं हुआ, फिर भी बीज बन गया। उड़ी बाबा, सर माथा चकरा गया। चकराया कि नहीं चकराया? चकराया ना। हाँ, मेरा भी चकराया था। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है कि यार निषेचन नहीं हो रहा। मैंने कहा यहां पर भी निषेचन नहीं हो रहा। जब निषेचन नहीं हो रहा तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, तो बीज कहां से बन जाएगा? बीज तो उत्पाद होता है किसका? निषेचन का। याद रखना, बीज किसका उत्पाद होता है? निषेचन का। याद रखना, यहां पर लिख लेना, ये जो बीज जो होता है, बीज, ये बीज उत्पाद होता है किसका? निषेचन का। निषेचन का उत्पाद होता है कौन? बीज। भूलना जाना, किसका उत्पाद होता है? निषेचन का उत्पाद होता है बीज। अब दोस्त जरा सोच, यहां पर निषेचन तो हुआ ही नहीं, यहां पर निषेचन तो हुआ नहीं। जब निषेचन नहीं हुआ तो ये बीज कहां से बन गया? ये बीज कहां से बन गया? अब कैसे बन गया वो तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है असंग जनन। यानी असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जरा सोच, क्या अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन होता है? दिमाग लगा। क्या अलैंगिक जनन में युग्मक जुड़ते? नहीं ना। क्या यहां पर तेरे को युग्मक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे? नहीं, क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा। लेकिन जरा सोच, इस प्रक्रिया में तेरा बीज बन रहा है। हाँ, बीज किस में बनता है? लैंगिक में कि अलैंगिक जनन में? लैंगिक जनन में। यानी ये है तो प्रक्रिया कैसी? अलैंगिक जनन है। तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें कोई नर मादा युग्मक नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें बीज बन रहा है। यानी जो एक लक्षण कैसा दिखाई दे रहा है? लैंगिक जनन के जैसा दिख रहा है। मिमिक्री का मतलब होता है नकल उतारना। यानी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो दिखा रहा है, नकल उतार के दिखा रहा है। कैसे? बीज का निर्माण करके कि भैया जैसे लैंगिक जनन हो रहा हो, लेकिन लैंगिक जनन तो हो ही नहीं रहा। बीज बन रहा है, लेकिन वो बीज निषेचन से नहीं बना। कैसे बना? आइए समझते हैं। देखिए, ये असंग जनन जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है बेटा जी। ये असंग जनन एक होता है द्विगुणित बीजाणुता डिप्लोस्पोरी, और एक होता है अपबीजाणुता एपोस्पोरी। ठीक है, मैं तुमसे सीधा सीधा जस्ट सीधा सीधा मैं तुमसे कह रहा हूं, इधर देखना, सीधा सीधा बात करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग में बैठती है। ये है बीजांड, ये है बीजांड, और इस बीजांड के अंदर बीजांड काय था। कितने बच्चों को याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है बीजांड काय? हाँ सर, हमने जब परिवर्धन किया था, विकास किया था, तो याद करो यहां पर कोई एक बड़ी सी कोशिका बनी थी, आर्किस्पोरियल कोशिका। आर्किस्पोरियल कोशिका ने विभाजन करके दो कोशिका बनाई थी, वित्तीय कोशिका और बीजाणुजन कोशिका। वित्तीय कोशिका ने विभाजन करके 4 से 8 कोशिका बना दी थी और पोषण दे दिया था किसको? बीजाणुजन कोशिका। उस बीजाणुजन कोशिका को आपने क्या बोला था? उस बड़ी सी कोशिका को याद करो सर जी। उस बड़ी सी कोशिका को हमने नाम दिया था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। उस बड़ी सी कोशिका को हमने नाम दिया था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो द्विगुणित थी कि नहीं थी? हाँ सर, थी ना। अब इधर देख, ध्यान से देख, यही कहानी है, यहीं पर कहानी है। इधर देखना, इसको मैं बाहर बना रहा हूं और देखना।
बना रहा हूं और देखना। देखिएगा यहां पर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सेल वाला चैप्टर तुम पढ़ चुके हो। कौन है ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना? हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसको मैं बाहर बना रहा हूं, इधर देख। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिसके अंदर ये द्विगुणित क्या था, केंद्रक था ना, ये कोशिका है ना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था सर? अर्धसूत्री विभाजन, 4 क्या बने थे? गुरु बीजाणु बने थे। 4 में से कहीं ना कहीं 3 नष्ट हो गए थे, एक बचा था क्रियाशील गुरु बीजाणु था। वो क्रियाशील गुरु बीजाणु ने आगे चलकर क्या किया था? कुल मिलाकर 8 केंद्रक बनाए थे, जिसमें कहीं ना कहीं 7 कोशिका बन गई थी, 8 केंद्रक बन गए थे। उसको हमने क्या बोला था? भ्रूण कोश बोला था। यही हुआ था ना? हाँ सर, यही हुआ था। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, इसमें भैया कोई विभाजन नहीं हुआ, इस कोशिका में कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, कोई यहां पर गुरु बीजाणु नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, सीधा सीधा एक काम। क्या सर जी? देखना जना, एक कोशिका के अंदर केंद्रक के ऊपर वापस से एक कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बन गई। का वापस से सुन। ये कोशिका है, हाँ। उस कोशिका के अंदर केंद्रक है, हाँ। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, दिमाग लगा। इस केंद्रक के ऊपर इमेजिन कर एक कोशिका झिल्ली बन जाए, उसके ऊपर एक कोशिका भित्ति बन जाए। दिमाग लगा। एक कोशिका के अंदर कोशिका नहीं बन गई है? हाँ सर, बन गई है ना। एक कोशिका के अंदर कोशिका नहीं बन गई है? हाँ सर। अब इमेजिन कर, इधर देख, एक कोशिका के अंदर कोशिका बन गई। ये देख, ये कोशिका, यही थी ना कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। हाँ सर। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फटाफट देखिएगा, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर ये जो द्विगुणित केंद्रक था, इस केंद्रक के ऊपर इस तरीके से कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाए। तो अब आप मुझे बताइएगा, एक कोशिका के अंदर कोशिका बन गई है? हाँ सर। ये क्या कहलाएगी दोस्त? अब ये कहलाएगा क्या, भूल ना जाना, भ्रूण कोश। और इसके अंदर ये कोशिका क्या कहलाएगी? युग्मनज। ओहो भाई साहब, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी, इसने कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं किया। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर सीधा केंद्रक जो था, सीधा ये जो केंद्रक जो था, इसको मैं वापस से बना देता हूं। सीधा ये जो कोशिका के अंदर जो ये द्विगुणित केंद्रक था, इसमें क्या हुआ? इस कोशिका के अंदर ये जो द्विगुणित केंद्रक था, इसके ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। जैसे कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, यानी कोशिका के अंदर एक और कोशिका बन जाएगी। ये कोशिका भी युग्मनज कहलाएगी। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या कहलाएगी? भ्रूण कोश कहलाएगी। सर जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। किसमें होता है बेटा? ये होता है पार्थेनियम में। किसमें होता है ये? पार्थेनियम, गाजर घास में। ये होता है क्या? द्विगुणित बीजाणुता। डन। आखिरी अपबीजाणुता। अब इसमें क्या आएगा? जल्दी से देख, फटाफट देखना। बीजांड है? हाँ सर। ये कौन थी बेटा? ये थी हमारी बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं। हाँ सर, ठीक है। कौन है ये? बीजांडकाय की कोशिका, ठीक है। और ये किसकी कोशिकाएं? जरा इमेजिन कर। ये किसकी कोशिकाएं? सर ये अध्यावरण की कोशिकाएं हैं। हाँ सर, अध्यावरण की कोशिका। अब मैंने तुमसे कहा, देख इधर देख, क्या तुमको अध्यावरण की कोशिका अंदर आते हुए दिखाई दे रही हैं? हाँ सर। ये जो अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं, ये अध्यावरण की कोशिकाएं थी ना? हाँ सर, अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, है ना? ये अध्यावरण की कोशिकाएं अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ सर, अंदर आ गई हैं।
और अंदर कौन थी? ये बीजांडकाय की कोशिका भी थी। हाँ सर, बीजांडकाय की कोशिकाएं भी हैं। हाँ सर। अब बीजांडकाय की कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित। और जो अध्यावरण की कोशिका थी वो भी कैसी थी? द्विगुणित, 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 है ना। हमने बोला दोस्त इस बार कोई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण ही नहीं हुआ। यहां पर तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ था ना। वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उसी के ऊपर आवरण चढ़ाकर कहीं ना कहीं युग्मनज बन गया था, है ना। वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अब क्या कहला रही थी? सर ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहला रही थी भ्रूण कोश। क्यों? क्योंकि उसके अंदर युग्मनज बन गया। यहां पर क्या होगा? सेम टू सेम काम अब की बार जो स्तर बनेगी इन कोशिकाओं के द्विगुणित केंद्रक के ऊपर बन जाएगी। किसके ऊपर बन जाएगी? द्विगुणित केंद्रक के ऊपर बन जाएगी। अब आप मुझे बताइए सारे के सारे क्या बन जाएंगे? भ्रूण कोश। ये भी भ्रूण कोश, 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 सारे के सारे भ्रूण कोश। और हर भ्रूण कोश में युग्मनज है। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या इस बीजांड के अंदर, इस बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। यहां पर तो एक ही है, यहां पर बहुत सारे हो जाएंगे। फर्क कितना सा था जिनको अभी भी समझ में नहीं आया? सिंपल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये रही, बाहर दिखाई, केंद्रक के ऊपर एक स्तर बना दिए। जैसे स्तर बना दी क्या बन गई? ये कोशिका। इस कोशिका को हमने बोला युग्मनज। और युग्मनज जिसके अंदर है वो कौन है? भ्रूण कोश। यानी भ्रूण कोश कौन है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। डंडन डंडन। अब जरा सोचिए, युग्मनज भी बन गया, भ्रूण कोश भी बन गया, भाई साहब बीज नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन क्या यहां पर कोई जनन हुआ? क्या नर और मादा युग्मक का संलयन हुआ? नहीं हुआ ना। फिर भी बीज बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहां पर देख, यहां पर अब की बार यहां पर तो गुरु बीजाणु मात्र, यहां पर कोई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं है। सीधा बीजांडकाय की कोशिका और अध्यावरण की कोशिका। किसकी कोशिका? याद रखना, बीजांडकाय की कोशिका और अध्यावरण की कोशिका। बीजांडकाय की कोशिका और अध्यावरण की कोशिका, ये कोशिकाएं क्या बना देती हैं? भ्रूण कोश बना देती हैं। तो जरा सोचिए, बीजांडकाय की कई सारी कोशिका, भ्रूण कोश की, बीजांडकाय की कई सारी कोशिका, अध्यावरण की कोशिका जो अंदर आएंगी वो मिलकर क्या बना रही है? भ्रूण कोश। उनके अंदर क्या है? युग्मनज है जो भ्रूण बनाएगा। तो बहुत सारे भ्रूण नहीं बन जाएंगे? बीजांड में बन जाएंगे। इस परिस्थिति को बोलेंगे बहुभ्रूणता। और ये बहुभ्रूणता किस में मिलती है बेटा जी? ये मिलती है आपके सिट्रस फलों में। किस में मिलती है? सिट्रस पादपों में। समझ में आ गया? ये था आपका चैप्टर। इसी के साथ चैप्टर हुआ है बेटा जी आपका समाप्त। बोला था मैंने आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। कुछ 2 से 3 टॉपिक है जो मैंने आपको बोल दिया है, एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुष्पे पादपों की आकारिकी में। ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग है इसलिए फिर बोलूंगा। ये मत बोलना समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। समझने की कोशिश कर, कनेक्ट करने की कोशिश कर, पीछे पीछे कर करके देख, समझ। एक कोशिका के अंदर केंद्रक के ऊपर तुम अगर एक झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण कर दोगे, एक कोशिका के अंदर केंद्रक है, इस कोशिका के केंद्रक के ऊपर अगर तुम झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण कर दोगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कोशिका के अंदर कोशिका बन गई है, डन, खत्म। ये वाली बात थी, बस यही चीज थी। चलिए क्विज आता हुआ बेटा। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत सिंपल सा, 3 ही प्रश्न, ज्यादा है भी नहीं। फर्स्ट, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष थे, किसके अवशेष थे? क्या था परिभ्रूणपोष? बाह्य अध्यावरण के, अंत्य अध्यावरण के, बीजांड द्वार का या बीजांडकाय का? परिभ्रूणपोष किसके अवशेष थे? बाह्य अध्यावरण का, अंत्य अध्यावरण का, बीजांड द्वार का या बीजांडकाय का? दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति निर्माण करता है? फल भित्ति यानी फल का निर्माण करता है। बीजांडकाय, बाह्य अध्यावरण, अंडाशय भित्ति, अंत्य अध्यावरण? लगाइए जल्दी से दिमाग। कौन फल भित्ति बनाएगा? फल भित्ति का निर्माण कौन करेगा? फल भित्ति का निर्माण कौन करता है? आखिरी प्रश्न,
बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। निषेचन नहीं हुआ और फल का निर्माण हो गया। अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, अगेमोस्पर्मी, हेटेरोस्टाइली। दिमाग लगाओ, फल बन गया लेकिन निषेचन नहीं हुआ, फल बना निषेचन नहीं हुआ, क्या कहलाएगा इनमें से? जल्दी से सोचिए, फटाफट सोचिए यहां पर। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था हमारा यहाँ पर, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म किसके अवशेष होते हैं? बहुत सीधा सीधा, जो बीजांडकाय बच गया था, किसमें? काली मिर्च में, चुकंदर में, कहीं ना कहीं बीजांडकाय बच गया था ना, तो वो बीजांडकाय का अवशेष जो होते हैं, बचा हुआ बीजांडकाय जो होता है, उसी को हम क्या बोले थे? परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म। इनमें से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? भाई फल कौन बना रहा है? अंडाशय। तो अंडाशय की भित्ति क्या बनाएगी? फल भित्ति बनाएगी, सीधी सी बात है। भाई अंडाशय अगर फल बना रहा है तो अंडाशय की भित्ति क्या बनाएगी? फल भित्ति बनाएगी, खत्म। बिना निषेचन फल के विकास को क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं कि ना 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 ना, तुम्हें क्या बताया था? अनिषेक फलन बताया था। अनिषेक जनन तो अलग होता है। अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन के एक मादा युग्मक एक जीव का निर्माण कर दे, वो अनिषेक जनन है। अनिषेक फलन क्या होता है? बिना निषेचन के बिना निषेचन के बीज रहित फल का निर्माण अनिषेक फलन है। याद रखना। अब आप बोलेंगे सर ये एगेमोस्पर्मी क्या होता है? तो बेटा आपने कहीं ना कहीं असंग जनन जो होता है ना, जिसको हम एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी भी बोल देते हैं, ठीक है। हेटेरोस्टाइली वो विषमवर्ती कात्व था। अब आप मेरे से यही पूछेंगे सर असंग जनन का एक प्रकार होता है। दोस्त ये ना असंग जनन का एक प्रकार होता है, बिना निषेचन फल का विकास है। असंग जनन में भी निषेचन नहीं हो रहा था, वहां पर फल बनता है, बिल्कुल बनता है, वहां पर बीज भी बनता है, लेकिन यहाँ पर बिना निषेचन फल का विकास हो रहा है, जिसमें मेरे को एक चीज यहाँ पर ऐड करनी थी, माफ करिएगा, इसमें बीज रहित, जिसको मैं यहाँ पर लिखता तो ज्यादा बेटर था। यहाँ पर अगर मैं लिख देता क्या? बिना निषेचन बीज रहित फल, बीज रहित फल, बीज रहित फल का निर्माण। कैसे फल का निर्माण? बीज रहित फल का विकास होता है बिना निषेचन के, तो वो क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। ज्यादा बेटर होता। क्यों? क्योंकि एगेमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस एक असंग जनन के नाम होते हैं। याद रखना, एगेमोस्पर्मी बोल दीजिए या एपोमिक्सिस बोल दीजिए, ठीक है। ये क्या होता है? एक प्रकार का असंग जनन होता है। क्या होता है? असंग जनन होता है, ठीक है। और असंग जनन में भी फल तो बनता है बिना निषेचन के, तो कंफ्यूजिंग हो जाता ना, इसीलिए मैं यहाँ पर बीज रहित फल लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। सर जी वो दे दीजिए इसके लिए बोनस, ठीक है, बोनस ले ले, ठीक है। ये था बेटा जी आपका चैप्टर, और अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव जनन, जो आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर सर पढ़ाएंगे आपको। और एक और चीज, आपको इस चैप्टर के प्रश्न मिल जाएंगे आज ही, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिएगा उनको तसल्ली से, आराम से, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा आगे आने वाले चैप्टर्स में, मैं फिर से आऊंगा, वापस से आऊंगा, मिलूंगा आपसे। बाय बाय।